हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है हम एक नया सब्जेक्ट कवर करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है ये खासकर आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया, आईबीपीएस का हो गया, एसबीआई का हो गया, आरबीआई का हो गया। तो इन एग्ज़ामों में जो मेन एग्ज़ाम होता है ये प्री का सब्जेक्ट नहीं है, प्री में इससे सवाल नहीं पूछे जाते। ये मेन का सब्जेक्ट है और मेंस में इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो मेंस के एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है उसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं बैंकिंग सेक्टर से होते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। पहले तो इसमें हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग। इसमें हम बैंकिंग जो सिस्टम है इंडिया का, आरबीआई, बाकी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसको कवर करेंगे। उसके बाद आरबीआई को कवर करेंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एनपीसीआई एंड इट्स प्रोडक्ट। एनपीसीआई होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटीएम इन इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक इन इंडिया। फिर हम इसमें जो कवर करेंगे वो होगा आपका फाइनेंशियल मार्केट। इसमें दो होता है, एक आपका कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। इसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड देयर मर्जर, क्योंकि अब बहुत सारे बैंक जो है अब मर्ज हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। जैसे एसबीआई के जितने भी एसोसिएट्स बैंक्स हैं वो एसबीआई में मर्ज हो चुके हैं, इस तरह। उसके बाद हम बैंक ऑम्बुड्समैन पढ़ेंगे। बैंक ऑम्बुड्समैन जो है मतलब बैंक का लोकपाल, मतलब बैंक को कौन मॉनिटर करता है, किसका नियंत्रण होता है उस पर। वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे और फिर नाबार्ड पढ़ेंगे। तो इतने सारे टॉपिक जो है हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस सब्जेक्ट की। तो थोड़ा सा पहले हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि बैंकिंग का हिस्ट्री क्या रहा। तो बैंकिंग की हिस्ट्री जो है, भारत में बैंक की जो शुरुआत हुई वो ब्रिटिश टाइम से शुरू हुई। तो जो पहला बैंक माना जाता है जो ब्रिटिश टाइम में ओपन हुआ उसे माना जाता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में इस्टेब्लिश किया गया। हालांकि इससे पहले भी जो दो बैंक खोले गए थे, पहला द मद्रास बैंक 1683 में एंड द बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में। लेकिन इंडिया में जो बैंकिंग व्यवस्था की नींव रखी गई वो नींव जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान से रखी गई, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट बैंक मानते हैं। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में इस्टेब्लिश हुआ। हालांकि ये बैंक भी सक्सेस नहीं हुआ और 1832 तक चला और उसके बाद यह बंद हो गया। इसको जो सेटअप किया था, ये सेटअप किया गया था हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। हालांकि आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके बारे में, पर फिर भी मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि इसको जो सेटअप किया था हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग हिस्ट्री में वो है हमारा प्रेसिडेंसी बैंक। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ब्रिटिश टाइम में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। पहला बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ब्रिटिश कंपनी ने इन तीनों प्रेसिडेंसी में एक बैंक की स्थापना की। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जो बैंक का स्थापना किया, सबसे पहले यहीं पर बैंक का स्थापना किया प्रेसिडेंसी बैंक में, वो था बैंक ऑफ कोलकाता, जिसे 1806 में एस्टैब्लिश किया गया था। और उस समय एस्टैब्लिशमेंट के टाइम में जो कैपिटल था इस बैंक का वो था 50 लाख रुपये, मतलब 50 लाख से इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में क्या हुआ कि बैंक ऑफ कलकत्ता को रीनेम कर दिया गया 1809 ईस्वी में और इसका नाम रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। उसी तरीके से जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई 1840 में, जिसका कैपिटल था 52 लाख रुपये। तीसरा प्रेसिडेंसी जो था हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ भी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई 1843 ईस्वी में और उसका जो कैपिटल था वो था 30 लाख रुपये। ये तीनों बैंक जो थे अलग अलग प्रेसिडेंसी में अपना काम कर रहे थे। लेकिन बाद में जो मेजर रिफॉर्मेशन हुआ बैंकिंग सेक्टर में वो ये था कि इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया। इसको जो है, इन तीनों को जो है 1921 में मर्ज कर दिया गया और इसे बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये हमारे इंडिया के लिए
एक सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया बिफोर आरबीआई, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसके पहले जो हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक का काम किया वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसने सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया गया। बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी कन्वर्ट कर दिया गया एसबीआई में 1955 में, कन्वर्टेड इन 1955 एंड बिकेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज का सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, अंडर द एसबीआई एक्ट 1955। इस बीच और भी बहुत सारे बैंक का स्थापना की गई, जैसे आपका इलाहाबाद बैंक का स्थापना किया गया 1865 में, ये भी अभी हाल ही में मर्ज किया गया। उसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा। तो इस तरह से और भी बैंकों के बीच में स्थापना की गई। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बाद में 4 साल के बाद 1959 में इसके 8 एसोसिएट्स बैंक को स्थापित किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को बाद में मर्ज कर दिया गया और टोटल 7 एसोसिएट बैंक रह गए। हालांकि अब ये 7 एसोसिएट बैंक भी एसबीआई में मर्ज कर दिए गए हैं, तो अब ये 7 जो एसोसिएट बैंक है वो नहीं है, उन्हें एसबीआई में मर्ज कर दिया गया है। तो इसका डिटेल्स हम लोग जब मर्जर ऑफ बैंक में पढ़ेंगे तो मैं उसके डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो ये रहा बैंकिंग का छोटा सा हिस्ट्री है बैंक के क्षेत्र में, कि बैंक कहाँ से शुरू हुआ इंडिया में और इसका क्रोनोलॉजी क्या रहा, कैसे ये डेवलप होके कौन कौन से बैंक बने और कौन कौन से एक्ट के अंदर आए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आरबीआई के बारे में कि आरबीआई क्या है और इसकी स्थापना कब हुई और इसकी फंक्शन क्या है। आइए तो अब हम आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक होता है क्या है, तो किसी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसके साथ जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है कारोबार करती है, लेन देन करती है या विनिमय का काम करती है। उसी तरीके से आरबीआई है जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है आरबीआई के साथ अपना कारोबार करती है। ये जो सेंट्रल बैंक होता है ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता है। पब्लिक डीलिंग का मतलब जैसे आप नॉर्मल किसी बैंक में जाते हैं, एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं या फिक्स डिपॉजिट करते हैं या और भी कई तरह का काम जो करते हैं, वो आप आरबीआई के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई जो है वो पब्लिक डीलिंग नहीं करता। वो जो डील करता है या तो गवर्नमेंट के साथ करता है या फिर बैंकों के साथ करता है। तो आइए देखिए, मैंने आरबीआई के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकें और उसे आप बाद में देख भी सकें। तो आइए देखते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई जो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किया है कि द आरबीआई इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। दूसरा है रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई जो है हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है कि आरबीआई बाकी बैंकों को नियंत्रित करता है। बाकी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट बैंक है वो आरबीआई के नियम के तहत काम करते हैं, आरबीआई के अंडर ही काम करते हैं। इसलिए आरबीआई जो है इन बैंकों का एक रेगुलेटरी बॉडी है। तीसरा जो पॉइंट है वो है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है, मतलब ये बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक का मतलब जितने भी हमारे यहाँ बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, वो सारे बैंक जो है वो आरबीआई के साथ डील करते हैं। उनका जो विनिमय होता है, जो लेन देन होता है, जो कारोबार होता है वो आरबीआई के साथ होता है, इसलिए इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि आरबीआई का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आरबीआई कि पहले जो था हमारे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता था, लेकिन बाद में आरबीआई की स्थापना की गई और ये जो आरबीआई है वो अब सेंट्रल बैंक की तरह काम करने लगा। तो आरबीआई की स्थापना के लिए सबसे पहले जो है 1926 में एक कमीशन गठित किया गया जिसका नाम था रॉयल कमीशन। इसे हिल्टन यंग कमीशन के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो एडवर्ड हिल्टन यंग थे वो इस कमेटी के चेयरमैन थे। तो 1926 में क्या है, एक कमीशन गठित किया गया। ये कमीशन जो है 1934 में
इस कमीशन के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो बिल तैयार किया गया, वो 1934 में पास किया गया अंडर द RBI एक्ट 1934। RBI एक्ट 1934 के तहत इस बिल को पास किया गया। उसके बाद 1935 में 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई और जो इनिशियली इसका सेंट्रल ऑफिस बनाया गया वो कलकत्ता में बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कहाँ था या सेंट्रल ऑफिस क्या था, तो आप उसे कलकत्ता बताएंगे। लेकिन 1937 में 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका जो सेंट्रल ऑफिस है, वो परमानेंटली जो है मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो 1937 में जो ये परमानेंटली शिफ्ट हुआ मुंबई, तब से लेके अब तक जो RBI का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। उसके बाद आता है 1947 एंड 1948। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ये दिया जाता है कि जो RBI जो है इंडिया के अलावा और किन 2 देशों के लिए सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया है, तो वो जो दोनों देश हैं वो है बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार भी कहते हैं, और दूसरा देश जो है वो है पाकिस्तान। मतलब पार्टीशन के बाद भी RBI जो है कुछ समय तक, मतलब जून 1948 तक पाकिस्तान के लिए एज ए सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया और अप्रैल 1947 तक बर्मा के लिए सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि RBI जो है इंडिया के अलावा और किन 2 देशों के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है, तो वो जो दो देश है वो है बर्मा और पाकिस्तान। 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया। तो अगर ये पूछा जाए कि RBI का नेशनलाइजेशन कब किया गया, तो वो ईयर है 1949, मतलब 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन किया गया। RBI की जब स्थापना किया गया था तो उसके पहले गवर्नर कौन थे? तो उसके पहले गवर्नर थे सर OS बॉन्ड स्मिथ। अगर ये सवाल पूछता है कि पहले गवर्नर कौन थे, तो उनके पहले गवर्नर थे सर OS बॉन्ड स्मिथ। उसके बाद जो है जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने, जो भारतीय गवर्नर बने, वो बने CD देशमुख। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय CD देशमुख ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। उसके बाद आपको ये 3 याद रखने हैं, 23, 24, 25। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 23rd गवर्नर जो थे रघुराम राजन, इन्हीं के टाइम में जो है नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था मोदी जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में। उसके बाद जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो जो हमारे 24th गवर्नर बने थे वो बने थे उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल के बाद जो बने वो हैं 25th शक्तिकांत दास, जो अभी तक हमारे देश RBI के गवर्नर हैं। जो RBI का लोगो आप देखते हैं, वो लोगो में दिखता है कि एक ट्री बना हुआ है और एक एनिमल है जो कि टाइगर है, मतलब टाइगर विथ पाम ट्री। लेकिन इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वो ये है कि टाइगर का जो पिक्चर बना है वो बिफोर पाम ट्री बना है। कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो टाइगर है कि लायन है, लेकिन आपको याद रखना है कि वो लायन नहीं है, वो टाइगर है। और टाइगर का जो चित्र बना हुआ है वो बिफोर पाम ट्री बना हुआ है। ये आप एक बहुत ही माइनटली ऑब्जर्वेशन है, आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लगेगा। वैसे अगर लोगो ऑफ RBI में अगर पूछता है तो आप टाइगर विथ पाम ट्री कह सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आप ऐसा अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ गया कि टाइगर जो है बिफोर पाम ट्री है या आफ्टर पाम ट्री, तो आप बता सकते हैं कि टाइगर का जो पिक्चर है वो बिफोर पाम ट्री है। RBI के 4 लोकल बॉडी हैं, चारों अलग अलग रीजन में, जैसे वेस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में, साउदर्न रीजन में। तो वेस्टर्न एरिया में जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई है, ईस्टर्न का कोलकाता है, नॉर्दर्न का दिल्ली है और साउदर्न का चेन्नई है। ये जो चारों लोकल बॉडी है ये कंसिस्टेड बाय 5 मेंबर्स, 5 सदस्यों द्वारा गठित है ये, और इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 04 ईयर्स के लिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपके लिए कि हमारी जो लोकल बॉडी है, RBI की जो लोकल बॉडी है, लोकल बोर्ड है वेस्टर्न एरिया में मुंबई और ईस्टर्न कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में, तो इनके गेट पे 2 मूर्तियाँ लगी हुई हैं।
वो भाला लेके खड़े रहते हैं। तो मूर्तियाँ हैं, किन की मूर्तियाँ हैं, मतलब कौन है वो? तो वो जो दोनों मूर्तियाँ लगाई गई हैं, वो जो मूर्तियाँ हैं वो है यक्ष और यक्षिणी की। तो अब सवाल उठता है कि यक्ष और यक्षिणी है कौन? तो हमारे मतलब जो अगर धार्मिक चीज़ों से इसे देखें तो यक्ष और यक्षिणी को कहा गया है कि वो कुबेर के खजाने के रक्षक थे। इसीलिए उनको जो है इन जो बोर्ड की जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, उनके बाहर गेट पर इन दोनों को मूर्तियाँ लगाई गई हैं। और ये जो सुझाव दिया गया था कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ लगाई गई, ये जो सुझाव दिया गया था वो दिया गया था J.R.D. टाटा द्वारा। J.R.D. टाटा द्वारा इसका सुझाव दिया गया था उन मूर्तियों को लगाने के लिए। तो लोकल बोर्ड 4 हो गए। इसके अलावा जो है RBI की 31 रीजनल ऑफिसेज हैं जो डिफरेंट स्टेट में हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये पूछता है कि किन स्टेट में जो है RBI की 2 रीजनल ऑफिसेज हैं, तो वैसे स्टेट 2 हैं। एक जो है यूपी है और दूसरा जो है महाराष्ट्र है। यूपी में है एक लखनऊ और एक कानपुर, और महाराष्ट्र में है एक मुंबई एंड नागपुर। तो इन 2 स्टेट में जो है RBI की 2 रीजनल ऑफिसेज हैं। बाकी स्टेटों में एक रीजनल ऑफिस बनाई गई है। तो ये था RBI का एक छोटा सा हिस्ट्री और उसके सेटअप के बारे में कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसके गवर्नर पहले कौन रहे और RBI क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं RBI के फंक्शन के बारे में और इसके मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे भी थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलती है कि मेरा वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है, और मुझे भी इनकरेज मिलता है कि मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को चीज़ों के बारे में बता पाऊँ। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।